हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो इस चैप्टर का ये आज 4th पार्ट है और यहाँ पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। अभी हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में और ये जानेंगे कि जनपदस एंड महाजनपदस में रूलर्स किस तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। देखो, जो महाजनपदस के राजा होते थे वो बड़े बड़े फोर्ट बनाया करते थे एंड सिटीज़ को फोर्टिफाइड किया करते थे। हालांकि हमने फोर्टिफिकेशन के बहुत सारे रीज़न देखे थे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आप पहले वो सारे के सारे रीजंस देख लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा जनपदस एंड महाजनपदस के बारे में। तो देखो, जो महाजनपदस के राजा होते थे वो बड़े बड़े फोर्ट बिल्ड कराया करते थे। इसके अलावा बड़ी बड़ी आर्मीज़ को रखा करते थे। इस आर्मीज़ में बहुत सारे सोल्जर्स होते थे। वो सोल्जर्स थ्रू आउट द ईयर राजा के लिए काम करते थे। इसके अलावा राजा इन सोल्जर्स को रेगुलर रूप से सैलरी देते थे। तो जो महाजनपदस के राजा होते थे वो बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन करते थे एंड ह्यूज फोर्ट बनवाया करते थे। तो इसके लिए राजा को बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। अब रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो राजा खुद जाकर तो रिसोर्सेज को कलेक्ट कर नहीं सकता है। तो रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए राजा को ऑफिशियल्स की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब देखो, ऑफिशियल्स को सैलरी देना, आर्मीज़ को सैलरी देना एंड बड़े बड़े फोर्ट बनवाना, इसके अलावा प्रजा की सुरक्षा करना, इसके लिए राजा को काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए जो महाजनपदस एंड जनपदस के राजा होते थे इन्होंने जनता से रेगुलर टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब अगर हम वैदिक पीरियड से, वैदिक सिविलाइजेशन पीरियड से पहले की बात करें तो राजा कभी भी अपनी जनता से टैक्स नहीं लेते थे। इंस्टेड क्या होता था कि जब बड़े बड़े अकेजन होते थे, बड़े बड़े इवेंट होते थे, तो सभी लोग अपने राजा के लिए अकेजनली गिफ्ट लाया करते थे, राजा को उपहार दिया करते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन में इवोल्यूशन हुआ एंड फिर वैदिक सिविलाइजेशन आया, जनपदस हुए, महाजनपदस हुए, तो अब राजा ने प्रजा के लिए ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। प्रजा की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी आर्मी रखनी शुरू कर दी, किंगडम को बचाने के लिए बड़ी बड़ी आर्मी रखनी शुरू कर दी। तो इसके लिए राजा को रिसोर्सेज चाहिए थे। तो रिसोर्सेज कैसे पूरे हो सकते थे? जनता से टैक्सेस कलेक्ट करके। तो इसीलिए महाजनपदस एंड जनपदस के राजाओं ने रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे। यहां पर अब बताया है कि टैक्सेस को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता था। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फसलों पर टैक्स था। तो क्रॉप्स पर जो टैक्स लगा हुआ था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। रीज़न बीइंग कि फसलों से अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा टिल ब्रिटिशर्स फसलों पर टैक्स था, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कि जो ये क्रॉप्स पर टैक्स था ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा टैक्स राजाओं के पास चला जाता था। एंड फसलों पर टैक्स इसीलिए लगाया हुआ था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर फार्मर्स। ज़्यादातर लोग फार्मर थे, खेती किसानी करा करते थे। तो टैक्स किस तरीके से लगा हुआ था कि जितना भी फसलों में प्रोडक्शन होगा ना, उस प्रोडक्शन का 1/6 हिस्सा राजा के पास जाएगा और उस हिस्से को भाग और शेयर बोला जाएगा। जैसे कि अगर वीट का प्रोडक्शन 100 केजी हुआ है, मतलब गेहूं का 100 केजी प्रोडक्शन हुआ है, तो इसका 1/6 हिस्सा जो है वो राजा के पास जाएगा। तो 100 केजी का 1/6 हिस्सा कितना हुआ? 16.6 केजी। तो ये जो हिस्सा है ना ये राजा के पास जाएगा और इसी हिस्से को भाग एंड शेयर कहा जाता था, ठीक है। तो पहला आपको क्या ध्यान रखना है कि टैक्सेस क्रॉप्स पर थे। नेक्स्ट है टैक्सेस लगाए हुए थे क्राफ्ट पर्सन पर, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन में वो लोग आ गए जैसे कि जो लेबरर थे एंड इसके अलावा जैसे कि जो जूता वगैरह ठीक करने वाले लोग थे, जो स्मिथ थे, वीवर थे, कपड़ा वगैरह बुना करते थे, ये लोग क्राफ्ट पर्सन हो गए, ओके। अब इन लोगों के पास इतना पैसा तो होता नहीं था कि ये राजा को दे दें। तो अब राजा इनसे टैक्सेस किस तरीके से कलेक्ट करा करते थे? इनसे काम कराकर, इनसे मजदूरी कराकर, ठीक है। तो क्राफ्ट पर्सन से टैक्स कैसे वसूला जाता था? राजा इनसे ना काम करवाया करते थे। तो ये लोग कब काम किया करते थे? ये लोग ना महीने में एक दिन, महीने में हर महीने, ध्यान रखना, हर महीने में एक दिन राजा के लिए काम करते थे।
तो यही एक टैक्स का फॉर्म या टैक्स का रूप माना जाता था। ठीक है, तो दूसरा क्या है, क्राफ्ट पर्सन पर भी टैक्स लगे थे। पहला क्या था, क्रॉप्स पर टैक्स थे, जिसमें 1/6 हिस्सा जो है वो किसको जाता है, राजा को जाता है। इसके अलावा दूसरा क्राफ्ट पर्सन पर टैक्स थे, बट इनसे टैक्स कैसे वसूला जाता था, मजदूरी कराकर, लेबर कराकर। अब थर्ड है, हर्डरर्स पर भी टैक्स होता था। हर्डरर कौन हुए, जो एनिमल्स को झुंड में पाला करते थे, तो ये लोग भी टैक्स दिया करते थे, बट किस रूप में, एनिमल्स के रूप में। मतलब राजाओं को एनिमल्स की ज़रूरत होती थी, हॉर्सेस की ज़रूरत होती थी, इसके अलावा अदर एनिमल्स की भी ज़रूरत होती थी, खाने पीने के लिए भी एनिमल्स की ज़रूरत होती, क्योंकि इनका मांस खाया करते थे वो लोग। तो ये लोग हर्डर से एनिमल्स के तौर पर टैक्स लिया करते थे। इसके अलावा राजा एनिमल प्रोड्यूस को भी टैक्स के फॉर्म पर लिया करते थे। मतलब मिल्क एंड मिल्क से बने हुए कोई भी जो चीज़ें हो गई, वो टैक्स के रूप में राजा को ये हर्डर्स दिया करते थे। इसके अलावा जो फोर्थ टैक्स है वो किस पर था, वो ट्रेडर पर था। ट्रेडर क्या करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचा करते थे। तो इस बेचने में जितना भी प्रॉफिट आता था उसका कुछ हिस्सा राजा को दिया जाता था। अब फिफ्थ क्या था, फिफ्थ जो टैक्स था वो हंटर्स एंड गैदरर्स पर था। मतलब जो लोग शिकार किया करते थे एंड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको गैदर किया करते थे, तो इनसे भी राजा टैक्सेस लिया करते थे। जैसे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस में एनिमल की स्किन हो गई, फ्रूट्स हो गए, अदर बहुत सारी चीज़ें हो गई जो राजा इन हंटर्स एंड गैदरर्स से लिया करते थे। तो आपको सारे के सारे यहाँ पर काइंड ऑफ टैक्सेस पता होने चाहिए कि किस तरीके से राजा टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे। तो पहला क्रॉप्स, दूसरा क्राफ्ट पर्सन, तीसरा जो है हर्डर्स, एंड फोर्थ वन इज ट्रेडर, एंड फिफ्थ वन इज हंटर एंड गैदरर्स। सो ऑल एंड ऑल सभी लोगों से टैक्सेस वसूला जाता था, बट सब लोगों से टैक्सेस का जो फॉर्म होता था ना वसूलने का, वो अलग अलग था। इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर में भी चेंजेस हुए, मतलब कृषि में भी चेंजेस हुए। तो एग्रीकल्चर में 2 मेजर चेंजेस हुए। पहला ये था कि अब फार्मर्स ने ना आयरन प्लोशेयर का यूज़ करना शुरू कर दिया था। इससे पहले फार्मर्स कैसे प्लोशेयर का यूज़ करते थे, वुडन प्लोशेयर का, मतलब ऐसे हल जो लकड़ी से बने थे। लेकिन अब फार्मर्स ने आयरन प्लोशेयर का यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब ऐसे हल जो आयरन के बने हुए थे। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। अगर ज़मीन थोड़ी भारी होगी, सोइल थोड़ी हैवी एंड क्लेई होगी, तो वुडन प्लोशेयर से अच्छे से टर्नओवर नहीं किया जा सकता, वेयर एज आयरन प्लोशेयर से अच्छे से ज़मीन को जोता जा सकता है। ठीक है, तो अब फार्मर्स ने आयरन प्लोशेयर का यूज़ करना शुरू कर दिया, एंड जो हैवी एंड क्लेई सॉइल होती थी ना, उसको अच्छे से टर्नओवर किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ आयरन प्लोशेयर। तो इससे हुआ क्या, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि ज़मीन को जितना अच्छे से जोतोगे वो उतनी ही उपजाऊ बनेगी। जितनी उपजाऊ ज़मीन होगी उससे क्या होगा, ग्रेन का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अब दूसरा चेंजेस क्या था, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी का मतलब होता है धान। अब लोगों ने ना धान को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। अब देखो इससे पहले क्या होता था, देखो धान का ट्रांसप्लांट का मतलब है यहाँ से दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या होता था ना कि जो लोग थे या जो किसान थे वो अपनी ज़मीन पर ऐसे सीड्स को स्कैटर कर देते थे। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, तो अगर सपोज करो 50 सीड हैं और इनको ऐसे स्कैटर कर दिया जाएगा, तो 50 में से ना मुश्किल से 35 पौधे उगेंगे और जितने बचेंगे वो सारे खराब हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है स्कैटरिंग सीड का। तो अगर सीड्स को स्कैटर किया जाता है तो उससे अच्छे से पौधे नहीं ग्रो कर पाते, बहुत ही कम प्रोडक्शन होती है। लेकिन अब किसानों ने ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए पैडी को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसे थोड़ी थोड़ी करके ऐसी एक जगह मिट्टी ली, मिट्टी में बीज को डाला, और जब ये बीज स्प्राउट होता था, जो ये बीज है ये स्प्राउट हुआ, इसके बाद सैपलिंग बना। सैपलिंग का मतलब क्या होता है, पौधा का जो छोटा प्रकार होता है, मतलब जो छोटा पौधा होता है, तो ये पौधा ऐसे बनेगा, छोटा पौधा ऐसे बन गया। ठीक है, ये हो गई सैपलिंग। तो अब देखो बीज अंकुरित हुआ, फूटा, स्प्राउट हुआ, सैपलिंग बना। सैपलिंग बनने के बाद ये क्या करते थे, उस छोटे से पौधे को
उस मिट्टी के साथ निकाल कर यहाँ ग्राउंड के अंदर ये लोग उगा दिया करते थे, प्लांट कर दिया करते थे। ठीक है, ध्यान में समझ में आई ये बात? देखो दोबारा सुनो। ये लोग क्या करते थे, पहले सीड्स को स्कैटर करते थे, लेकिन स्कैटर करने से ना अच्छे तरीके से प्लांट्स ग्रो नहीं होते थे, क्योंकि काफ़ी पौधे खराब हो जाया करते थे। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने पौधों को स्प्राउट करना शुरू किया। फिर जब उस स्प्राउट से सैपलिंग बन जाती थी, मतलब छोटे छोटे पौधे बन जाते थे, तो उस पूरे पौधे को उस मिट्टी के साथ उखाड़ कर ये लोग अपनी फील्ड में प्लांट कर देते थे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सैपलिंग इन्होंने प्लांट कर दी, यहाँ पर सैपलिंग प्लांट कर दी, तो अगर 50 सैपलिंग होंगी तो 50 के 50 पौधे उगेंगे। ठीक है, तो इससे प्रोडक्शन उतना का उतना होता था। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा था ट्रांसप्लांटिंग की वजह से, लेकिन स्कैटरिंग की वजह से जो प्रोडक्शन था वो खराब होने लगा था। तो इसीलिए ये लोग ट्रांसप्लांट करने लगे थे ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा पौधे सर्वाइव हो सकें। हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, मतलब कमर तोड़ने वाला काम होता था ये हालांकि, लेकिन ये काम कौन करा करते थे? स्लेव मैन एंड वीमेन, जिन्हें हम दास और दासीज कहेंगे क्योंकि उस टाइम पर इनको यही बुलाया जाता था। एंड जो लैंडलेस एग्रीकल्चरर होते थे ना, वो भी ये काम किया करते थे एग्रीकल्चर का। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, मतलब वो मजदूर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, उनको कमकाराज कहा जाता था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कमकाराज कौन होते थे? वो लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, जो दूसरों के यहाँ खेती करते थे, दूसरों के लिए काम करते थे, दूसरों की ज़मीन पर, उन्हें कमकाराज कहा जाता था। अब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार मैप नंबर 4 में इसको लोकेट कर लेना मगध को। मगध आज से कुछ 2500 साल पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया था। मगध में गंगा एंड सोन नदी बहती थी। अब इन नदियों के बहने से यहाँ पर लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती थी। एक तो ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह नाव के थ्रू पहुँचा दिया जाता था। इसके अलावा इन नदियों की वजह से यहाँ के लोगों को पानी सप्लाई हो जाता था। फिर इसके अलावा इन नदियों की वजह से मगध की जो ज़मीन थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, काफ़ी उपजाऊ थी। और अगर ज़मीन उपजाऊ होती है तो वहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। मगध का जो हिस्सा है वो फॉरेस्टेड था, मतलब जंगलों में था। और जंगलों में कौन रहा करते थे? हाथी रहा करते थे। तो मगध के लोग इन हाथियों को कैप्चर करके अपनी आर्मी के लिए ट्रेन किया करते थे। कैप्चर मतलब पकड़ना, ट्रेन करना मतलब उनको प्रशिक्षण देना। तो यहाँ के लोग क्या करते थे? मगध के लोग, देखो मगध का हिस्सा फॉरेस्टेड था, जंगलों में था, जंगलों में एलिफेंट रहा करते थे। तो ये लोग ना एलिफेंट को कैप्चर करके पकड़ के इनको आर्मी के लिए ट्रेन करते थे। एंड उस टाइम पर अगर किसी आर्मी में एलिफेंट है तो उस किंगडम को बहुत ज़्यादा रिच एंड पावरफुल माना जाता था। और जिस आर्मी में एलिफेंट होता था, हॉर्सेस होते थे, तो उनसे अदर किंगडम लड़ने में डरते थे। तो इसीलिए मगध के लोग एलिफेंट को कैप्चर करके आर्मी के लिए ट्रेन करते थे। इसके अलावा मगध का हिस्सा फॉरेस्टेड होने की वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट से अच्छी खासी लकड़ियाँ भी इनको मिल जाया करती थी। अब इन लकड़ियों से ये अपने घर भी बना लेते थे, कार्ट्स भी बना लेते थे, चैरियट्स भी बना लेते थे। चैरियट्स का मतलब होता है रथ। इसके अलावा मगध में आयरन ओर भी था। अब आयरन ओर की माइन होने की वजह से, मतलब लोहे की पूरी खदान वहाँ पर थी, तो आयरन ओर की माइन होने की वजह से यहाँ के लोग आयरन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड आयरन वेपन्स भी बनाया करते थे। मगध के 2 इम्पोर्टेंट रूलर थे, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। ठीक है, who used all the possible means to conquer other जनपदस। बिंबिसार एंड अजातशत्रु ने हर तरीके के पैतरे अपनाए, हर तरीके के मीन्स अपनाए ताकि वो अदर जनपद को भी कनकर कर सके। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने किंगडम को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए अदर जनपद को कनकर करने की कोशिश की। कनकर का मतलब होता है विन ओवर, मतलब जीतना। महापद्म नंदा भी एक इम्पोर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इन्होंने क्या करा? महापद्म नंदा ने मगध का जो
एम्पायर था, जो टेरिटरी थी, इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से वेस्ट पार्ट तक। मतलब अब मगध में पाकिस्तान से टच होते हुए एरिया एंड अफगानिस्तान से टच होते हुए एरिया से भी टैक्सेस वसूले जाते थे। मतलब इतना बड़ा एम्पायर ये हो गया था। किंगडम कहोगे तो ज़्यादा सही है, इतना बड़ा किंगडम ये हो गया था। राजगिर, प्रेजेंट डे इसे राजगिर कहा जाता है। राजगिर कहाँ है? बिहार में है। तो राजगिर जो है ये मगध की कैपिटल रही है काफ़ी सालों तक, सेवरल ईयर्स तक। फिर बाद में मगध की कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया और वो हो गई पाटलिपुत्र, और प्रेजेंट डे पाटलिपुत्र इज पटना। ध्यान रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार दोबारा से देखो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है। देखो यहाँ से आपको ये ऊपर, यहाँ से तो आपको याद रखना ही है कि मगध एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था। एंड यहाँ पर अच्छा ये चीज़ भी ध्यान रखना, गंगा एंड सोन नदी यहाँ पर बहती थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाया करती थी ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर सप्लाई हो जाता था, लैंड फर्टाइल रहती थी। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आयरन और माइंस थी, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स बनाया करते थे लोहे के। इसके अलावा मगध के दोनों इंपॉर्टेंट रूलर्स का आप नाम याद रखेंगे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, महापद्मनंदा। महापद्मनंदा भी इतने इंपॉर्टेंट रूलर थे कि इन्होंने मगध एम्पायर को, मगध किंगडम को फैला दिया था। बिल्कुल कहाँ तक फैला दिया था? नॉर्थ से वेस्ट पार्ट तक। ठीक है, मतलब नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट तक इन्होंने कनकर कर लिया था। एंड यहाँ से टैक्सेस वसूले जाते थे, महापद्मनंदा के पास यहाँ से फिर टैक्सेस आते थे इतने दूर एरिया से। और एक चीज़ भी ध्यान रखना यहाँ पर कि मगध की जो कैपिटल थी वो थी राजगिर, जिसे आज के टाइम पर राजगिर कहा जाता है, और जो कहाँ पर है? बिहार में है। और राजगिर जो है ये काफ़ी सालों तक मगध की कैपिटल रही थी, राजधानी रही थी। फिर बाद में मगध की राजधानी कौन सी हो गई? पाटलिपुत्र। एंड पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे इज पटना। ध्यान रखना ये, क्योंकि देखो जैसे जैसे राजा चेंज हो गई, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग राजधानी को भी चेंज कर दिया। लगभग 2300 साल पहले एक रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहाँ रहता था? मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया एक कंट्री है, कहाँ पर? यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट पर ये एक कंट्री है मैसेडोनिया। सो मैसेडोनिया में एक रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ही वॉन्टेड टू बिकम अ वर्ल्ड कनकरर, मतलब ये दुनिया को जीतना चाहता था और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कनकर द वर्ल्ड, हालांकि ये दुनिया को जीत नहीं पाया, बट डिड कनकर पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। भले ही ये दुनिया को जीत नहीं पाया, बट इसने इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स को जीत लिया था। एंड अब ये इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर पहुंचा और यहाँ पर ये आया ब्यास नदी के किनारे। अब जैसे ही ये आगे बढ़ने वाला था, मार्च फर्दर मतलब आगे बढ़ना, अब अलेक्जेंडर जैसे ही आगे बढ़ने वाला था ना ब्यास नदी के ईस्ट वार्ड की तरफ, इसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया। तो इसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से क्यों मना किया? बिकॉज दे वर स्केयर्ड, वो डरे हुए थे। और उन्होंने अलेक्जेंडर को कहा कि हमने सुना है जो इंडिया के रूलर्स हैं ना, इनके पास फुट सोल्जर्स हैं, मतलब ऐसे सोल्जर्स जो पैदल चल के लड़ते हैं, एंड ऐसे सोल्जर्स भी हैं जो रथ पर बैठकर लड़ते हैं, एंड एलिफेंट्स भी हैं। मतलब इनके पास ना, इंडियन रूलर्स के पास बहुत बड़ी आर्मी है, फुट सोल्जर्स की, चैरियट्स की, एंड एलिफेंट्स भी हैं इनके पास। इन वट वेज वर दीज आर्मीज डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा? देखो अगर हम अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर राजा के पास तो आर्मी होती ही नहीं थी, लेकिन अब अगर इस टाइम की पीरियड की बात करें, जनपदस महाजनपदस जब हुए, तब तो जो रूलर्स होते थे इन्होंने आर्मी रखनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये तो मेजर डिफरेंस आपको शायद पता ही लग गया होगा अभी तक। अब हम बात करेंगे वज्जी के बारे में। मगध के पास में एक स्टेट था एंड मगध एक पावरफुल किंगडम था। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, दैट मीन्स आज के टाइम पर प्रेजेंट डे इट इज बिहार। वज्जी में ना एक अलग तरीके की डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी।
तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उसको गण और संघ कहा जाता था। ध्यान रखना, वज्जी में जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको क्या कहा जाता था? गण और संघ। अब देखो गण का मतलब और संघ का मतलब क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। गण का मतलब होता है, गण वर्ड को आप तब यूज करेंगे जब एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हों। एंड संघ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो गण और संघ में मतलब जो वजी में ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इसमें ना एक रूलर नहीं होता था बल्कि बहुत सारे रूलर होते थे। एंड कई बार तो ऐसा होता था कि हजारों की संख्या में जो आदमी थे वो रूलर होते थे एक साथ, ठीक है। और इन सभी को राजा कहा जाता था। और ये सभी राजा एक साथ मिलकर रिचुअल भी किया करते थे, कस्टम्स को फॉलो करते थे। एंड दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज। अब ये थाउजेंड्स की संख्या में जो आदमी राजा थे ना, ये असेंबलीज में भी मिला करते थे। एंड डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या कुछ करना है, ठीक है, किस तरीके से किए जाएंगे। मतलब हर मैटर पर ना डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे। एंड डिस्कशन डिबेट करने के बाद एक निर्णय पर पहुंचते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वजी के ऊपर किसी एनिमी को अटैक करना हो और इनको ये खबर मिलेगी, तो ये सभी राजा क्या करेंगे, ये मिल बैठकर सभी लोग बातें करेंगे और डिस्कशन पर पहुंचेंगे और एक निर्णय लेंगे कि किस तरीके से थ्रेट से बचा जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो ये गण और संघ थे, इसमें ना तो विमेन को एंटर करना अलाउड था, ना ही दासाज मतलब दास और दासी जो स्लेव्स थे, ना ही इनका पार्टिसिपेशन लेना अलाउड था। एंड ना ही कमकाराज का पार्टिसिपेशन लेना अलाउड था। कमकाराज वो लेबरर्स जो लैंडलेस थे, ध्यान रखना। बोथ बुद्ध एंड महावीर अबाउट whom you will read in chapter 6 belong to गण और संघ। अभी हम चैप्टर 6 में ना बुद्ध एंड महावीर के बारे में पढ़ेंगे। और बुद्ध एंड महावीर इन्हीं गण एंड संघ से बिलोंग करते थे। आप लोगों को बुद्धिस्ट बुक्स में गण एंड संघ के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन में चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, एक बुद्धिस्ट बुक है दिग् निकाय, तो उसमें आप देखोगे कि वज्जीज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। सो दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम दिग् निकाय, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 23 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले। जो एक बुद्धिस्ट बुक है बहुत फेमस, जिसका नाम है दिग् निकाय, ठीक है। इसमें वज्जीज के अकाउंट हैं कि वज्जीज किस तरीके की स्टेट थी, क्या कुछ इसमें होता था, किस तरीके से लोग रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अब जो ये बुद्धिस्ट बुक है दिग् निकाय, इसमें बुद्धा की स्पीचेस को भी डाला हुआ है। और बुद्ध की स्पीचेस का यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, अजातशत्रु एंड द वज्जीज। अजातशत्रु कौन थे? ये मगध एम्पायर के, मगध किंगडम के रूलर थे। ही वॉन्टेड टू अटैक द वज्जीज, ये वज्जीज पर अटैक करना चाहते थे। तो इसके लिए इनको बुद्ध की सलाह चाहिए थी। बुद्ध की सलाह किस लिए चाहिए थी? अजातशत्रु चाहते थे कि बुद्ध से एक बार पूछ लिया जाए कि क्या वज्जीज पर अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनकी सलाह के लिए अजातशत्रु ने क्या करा कि अपने मिनिस्टर वस्यकार को भेजा बुद्ध के पास, ताकि बुद्ध इस मैटर में अपनी सलाह दे सकें। तो जब वस्यकर ने बुद्ध से पूछा, तो बुद्ध ने वस्यकर से एक क्वेश्चन किया और ये पूछा, वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, कि क्या वज्जी में रहने वाले जो लोग हैं वो फुल असेंबलीज में फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। मतलब वो जो हजारों की संख्या में राजा हैं, क्या वो फुल असेंबली में फ्रीक्वेंटली आकर मिलते हैं? क्योंकि हमने क्या देखा था, वज्जीज में कोई एक रूलर नहीं होता, हजारों की संख्या में रूलर होते हैं, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, ठीक है। तो बुद्ध ने पहले ये क्वेश्चन किया कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या वज्जीज में सभी लोग फुल असेंबली में जाकर मिलते हैं, मतलब स्पेसिफिकली वो लोग जो वहाँ के राजा हैं। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, तो वस्यकर ने कहा कि हाँ, सब लोग फ्रीक्वेंटली फुल असेंबली में मिलते हैं। तो जब बुद्ध ने ये बात सुनी तो बुद्ध का देखो क्या रिप्लाई आया। ही रिप्लाइड दैट वज्जीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज। तो बुद्ध ने कहा कि वज्जीज तब तक फ्लरिश करेंगे जब तक,
अब ऑप्शन देखो, यहाँ पर इन्होंने कंडीशन बताई है कि कब तक वजीज फ्लरिश करेंगे। तो यहाँ पर बुद्ध अपनी स्पीच में कहते हैं कि वजीज तब तक फ्लरिश करेंगे जब तक वो पब्लिक असेंबलीज में मिलते रहेंगे, इसके अलावा जब तक वो लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे एंड एक साथ मिलकर काम करेंगे, एंड वजीज तब तक फ्लरिश करेंगे जब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहेंगे। वजीज तब तक फ्लरिश करेंगे और उनको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सुनेंगे। एल्डर्स मतलब अपने से बड़ों की। फिर इन्होंने कहा कि वजीज विमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, कि वजी तब तक फ्लरिश करेंगे जब तक जो विमेन है ना वहाँ की, उनको फोर्सफुली कैप्चर ना किया जाए। इसके अलावा जो चैत्याज हैं, चैत्याज क्या होते हैं, ये ना लोकल श्राइन होती हैं। श्राइन का मतलब है सैक्रेड प्लेसेस। जैसे कि देखो हमारे यहाँ जो सैक्रेड प्लेसेस है वो क्या है, टेम्पल है हिंदूज में। ऐसे ही अगर हम मुस्लिम की बात करें तो उनके लिए मॉस्क हो गए, ठीक है। सो चैत्या जो है ये बुद्धिस्ट का एक वर्ड है एंड चैत्याज जो है उसका मतलब होता है लोकल श्राइन। तो यहाँ की जो लोकल श्राइन है, अगर वो जब तक उनको मेंटेन करेंगे अपने विलेजेस में एंड टाउन्स में, तब तक वजीज फ्लरिश करेंगे, ठीक है। तो बुद्धा ने क्या कहा, जब तक वो अपने जो लोकल श्राइन है, उनकी जो चैत्याज हैं, या ये कह लो जो उनके सैक्रेड प्लेसेस है, जो टेम्पल है जहाँ पर वो प्रेयर करते हैं, जब तक उनको वो मेंटेन करेंगे तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। इसके अलावा बुद्ध ने क्या कहा, वाइज सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स, मतलब वो बुद्धिमान संत जो अलग अलग बिलीफ रखते हैं, जब तक ये लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उन संतों की रिस्पेक्ट करेंगे एंड उनको अलाउ करेंगे फ्रीली अपने अपने स्टेट में आने जाने को, उनको कभी रोकेंगे नहीं, तब तक ये लोग फ्लरिश करेंगे। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो बुद्ध ने रखी और कहा कि इन कंडीशंस को अगर वजीज फॉलो कर रहे हैं ना, तब तक वो फ्लरिश करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही पावरफुल किंगडम के जो राजा होते थे ना, वो संघ को जीतना चाहते थे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ना 1500 साल पहले तक संघ एग्जिस्ट कर रहा था। तो दैट मीन्स 500 AD तक, ठीक है। व्हेन द लास्ट ऑफ द गणास एंड संघास वर कनकर्ड बाय द गुप्ता रूलर, तो जो लास्ट गण और संघ थे उनको किसने कनकर किया, गुप्ता रूलर्स ने। अब गुप्ता रूलर्स के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। अब यहाँ पर एल्सवेयर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आप अपने एटलस में ग्रीस एंड एथेंस को एक बार लोकेट करो। अराउंड 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years ago. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखो डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल करना, मतलब जनता का रूल, लोगों का राज, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। सो अराउंड 2500 years ago, 2500 साल पहले जो एथेंस के लोग थे उन्होंने एक गवर्नमेंट तैयार की। तो यहाँ पर ना वही बात बताई गई है, जैसे आपने वजीज में क्या देखा, वजीज में जो गवर्नमेंट बनी हुई थी उसे हम गण या संघ कहते हैं। ऐसे ही एथेंस में देखो कि उस टाइम पर 2500 साल पहले तब वहाँ पर डेमोक्रेसी हुई थी। सोचो, उन्होंने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप की जिसको उन्होंने डेमोक्रेसी कहा, और ये लगभग डेमोक्रेसी वहाँ पर 200 साल तक चली थी। अब इस डेमोक्रेसी में कुछ देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या थे। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स। जो आदमी लोग 30 साल से बड़ी उम्र के थे उनको फुल सिटीजनशिप प्राप्त हो रखी थी। देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 times अ ईयर टू डिसाइड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। अब इस डेमोक्रेसी में एक असेंबली भी बनाई हुई थी, तो इस असेंबली में जितने भी लोग थे ना, वो इस असेंबली को हेल्ड किया करते थे एक साल में 40 बार, मतलब एक साल में 40 बार इस असेंबली में मीटिंग हुआ करती थी। इसके अलावा ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, और सभी लोगों के पास आज़ादी थी कि वो मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। अब देखो यहाँ पर क्या था ना, इस असेंबली में जो लोग मीटिंग करते थे उनको कैसे चुना जाता था, लॉटरी सिस्टम के द्वारा। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गेव देयर नेम्स एंड देन सम वर सिलेक्टेड बाय लॉटरी। तो क्या होता था लॉटरी में,
कि लोग अपना अपना नाम देते थे, जो भी इस असेंबली में एंटर करना चाहते हैं अपना अपना नाम देते थे और फिर लॉटरी के थ्रू उनको सेलेक्ट किया जाता था। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड द नेवी, तो जो देश के नागरिक थे यहाँ के वो आर्मी एंड नेवी में सर्व करते थे, मतलब वो देश की रक्षा के लिए आर्मी एंड नेवी में भर्ती हुआ करते थे। However, women were not considered citizens, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि उस टाइम पर 2500 साल पहले एथेंस में विमेन को सिटीजनशिप प्राप्त नहीं थी, क्योंकि इनको सिटीजन कंसिडर ही नहीं किया हुआ था, ये पैसिव सिटीजन थे। एंड वेयर एज जो मैन थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स थे जो एथेंस में काम किया करते थे, रहा करते थे। तो ये फॉरेनर्स यहाँ पर मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, इनको भी एथेंस का सिटीजनशिप हासिल नहीं था, मतलब जो फॉरेनर्स थे ना इनको नागरिकता हासिल नहीं थी इस देश की। वेयर एज जो एथेंस में रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के नेटिव पीपल थे, उन लोगों को ही सिटीजनशिप हासिल थी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर विमेन पैसिव सिटीजन थी, विमेन को यहाँ का नागरिक नहीं माना जाता था। बिसाइड्स दिस यहाँ पर हज़ारों की संख्या में स्लेव्स थे जो माइंस में काम करते थे, फील्ड में काम करते थे मतलब खेतों में काम करते थे, हाउस होल्ड में काम करते थे मतलब दूसरों के घरों में काम करते थे, वर्कशॉप में काम करते थे। तो इन स्लेव्स को भी यहाँ का सिटीजन नहीं माना जाता था। तो ध्यान रखना, जो फॉरेनर्स थे एंड जो विमेन थी एंड जो स्लेव्स थे, इनको यहाँ का सिटीजन नहीं माना जाता था। वेयर एज जो यहाँ पर मैन थे, जो नेटिव पीपल थे एथेंस के एंड 30 साल से ऊपर उम्र जिसकी थी, उनको फुल सिटीजन माना हुआ था। और यहाँ पर असेंबली में लोगों की अपॉइंटमेंट लॉटरी से होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। कल हम 6th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आपके अगर कोई डाउट है ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की ID है priyankagor8। थैंक यू सो मच।